नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। घरौंडा से ये बड़ी खबर है जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों को करनाल किया गया रेफर। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी घरौंडा से, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। आपको बता दें कि जब भी कोई व्रत रखा जाता है, नवरात्र का त्योहार शुरू हुआ है, ऐसे में 9 दिन व्रत के खाने के तौर पर लोग कुट्टू का आटा खाते हैं। तो ऐसे में जब भी नवरात्र आते हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं। एक बार फिर घरौंडा से इसी तरह का एक मामला सामने आया है जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई लोगों को करनाल रेफर किया गया है। वहीं पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने घरौंडा से है। कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों को करनाल रेफर किया गया है। कुट्टू का आटा ज्यादातर व्रत में खाया जाता है। व्रत के भोजन में कुट्टू का आटा शामिल होता है और जब भी नवरात्र आते हैं तो इस तरह के मामले सामने आते हैं जब कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। एक बार फिर घरौंडा से ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कई लोगों को करनाल रेफर किया गया है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों मिलावटखोर लोग जो हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। क्या लोगों की जिंदगियां यहाँ पर इतनी सस्ती हो गई है कि खाने के सामान में इस तरीके से मिलावट की जाती है। व्रत के खाने को भी अब छोड़ा नहीं जाता है। आपको बता दें कि कुट्टू का आटा व्रत के खाने में, व्रत के भोजन में उपयोग किया जाता है। नवरात्र के दिनों में लोग कुट्टू का आटा अपने भोजन में शामिल करते हैं और नवरात्र के दिनों में ही इस तरह के मामले सामने आते हैं। एक बार फिर घरौंडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को करनाल रेफर किया गया है और पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों संबंधित विभाग की आंखें नहीं खुलती है, क्यों कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं की जाती है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब नवरात्रों के दिनों में व्रत के जो आटा है, व्रत का जो आटा है कुट्टू, उसको खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी हो। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। जब भी नवरात्र पड़ते हैं तब भी ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर घरौंडा से ये मामला सामने आया है जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़े। चलिए अब बड़ी खबर है करनाल से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने करनाल से है। करनाल को सीएम ने दी है सौगात। 32 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सामुदायिक केंद्र और कई और परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने किया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने करनाल से। करनाल को सीएम मनोहर लाल ने दी है सौगात। ताऊ देवीलाल चौक से महाराणा प्रताप चौक तक बनेगी सड़क और इसी के साथ स्मार्ट गांव फूसड़गढ़ में सड़कों के निर्माण का शिलान्यास, सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी करनाल से। करनाल को दी है सीएम मनोहर ने मनोहर सौगात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी करनाल से, जहां पर करनाल वासियों को प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने मनोहर सौगात दी। ताऊ देवीलाल चौक से महाराणा प्रताप चौक तक बनेगी सड़क। गांव कैलाश में हॉकी स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास और स्मार्ट गांव फूसड़गढ़ में सड़कों के निर्माण का शिलान्यास और इसी के साथ सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी करनाल वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि करनाल वासियों को आज सीएम मनोहर लाल ने दी है मनोहर सौगात। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने किया।
वहीं चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस तरह पंजाब सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ पर अपना दावा पेश करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। चंडीगढ़ एक अकेला मुद्दा नहीं है। साथ ही कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। आगामी 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं, चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से खत्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ, और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम 1 दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। वहीं यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब सरकार के उठाने का मकसद चुनाव से पहले किए गए वायदों से ध्यान हटाना है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मामला हो या अन्य उनसे ध्यान बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। कांग्रेस 134A का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेसियों ने ही 134A लागू किया था। इतना ही नहीं, प्रदेश में इस समय 60% आंगनवाड़ी काम कर रही हैं और वो क्वालिफाइड हैं, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों में टेक्नोलॉजी एडवांस है, लोग वहां नियमों का पालन करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, जिससे भारी खर्चा बचता है। मामला उठा रहे हैं विशेष करके कांग्रेस, तो कांग्रेस तो अपराधी है इसमें पूरी तरीके से। 2007 में उसने 134A का एक नियम बनाया था, लेकिन 2014 तक उनकी गवर्नमेंट रही और उन्होंने एक भी गरीब आदमी का एडमिशन उसमें किया नहीं है। तो आज उन्हें गरीब की चिंता नहीं। वास्तविकता में हमने गरीब की भलाई के लिए इस को समाप्त किया, और जो RT है उसको हमने लागू किया, क्योंकि इसमें 10% लोगों को बेनिफिट दे सकते थे। इसमें नियम जो है वो 10% का है, और जो RT में नियम है वो 25% का है, और पूरा देश उसको ही फॉलो कर रहा है, वो सेंटर का नियम है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो एडमिशन होते हैं, RT को अगर हम लागू करते हैं तो उसमें 60% खर्च जो है वो केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो स्वाभाविक रूप से जो आज हम खर्च कर रहे हैं, उतने ही खर्च में हम 25% बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमने तो इसलिए उसको लागू किया क्योंकि हम ज्यादा बच्चों को लाभ दे सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान OP धनखड़ ने बताया कि बीजेपी की शनिवार को 5 स्तरीय बैठक
की और ये बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सभी ने पंजाब सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने काला प्रस्ताव पारित है। सब में इस बात को लेके बहुत रोष था कि पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा और हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है और वो तुरंत पंजाब की सरकार ने जारी करना चाहिए। सभी तरह के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, घुमावदार मोड़ों के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के बाद वहां तक पहुंच चुकी है कि पंजाब इस नहर का निर्माण करे और ये 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी दे। 40 लाख एकड़ फीट का औसत रूप से घाटा है हर साल। हम डार्क जोन में बदलते जा रहे हैं, हमारे किसानों की जरूरत है और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पार्टी ने इस बात पर दृढ़ता और रोष अभिव्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी ने भी आज सत्र बुला लिया है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी 5 तारीख का, तो निश्चित रूप से सरकार और संगठन दोनों इस बात पर दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, अपने पानी के हक के लिए लड़ेंगे और किसी दुर्भावना से पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव की किसी भी मंशा को मैं कहूंगा कि मंशा के लेवल पर ही वो समाप्त हो, इसके लिए डटकर। अंबाला से गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और अंबाला में ये जनता दरबार लगाया गया जिसमें उन्होंने जनता के कई मुद्दे सुने और उन पर चर्चा कर कहा कि उनके पास जो भी व्यक्ति मदद मांगने के लिए आएगा हम उसकी मदद जरूर करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने की तो पंजाब के हालात कुछ और थे जिसके कारण आम आदमी पार्टी को वहां जीत मिली। आम आदमी पार्टी एक तरीके से बच्चा पार्टी है क्योंकि वो बिना किसी मुद्दे के जड़ तक में जाए उस मुद्दे पर काम करना शुरू कर देती है। हरियाणा में ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पंजाब में आप पार्टी जीती है। अगर आपकी नीतियों से ही जीत होनी होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई? अगर आपकी नीतियों से जीत होनी होती तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हुई? अगर आपकी नीतियों से जीत होनी होती तो गोवा में क्यों नहीं हुई, मणिपुर में क्यों नहीं हुई? पंजाब के हालात कुछ और थे जिस कारण से आप पार्टी को फीका टूट गया। ये जो आप पार्टी है ये एक बच्चा पार्टी है, जिसको मुद्दों की जानकारी नहीं है। यमुनानगर में व्रत का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए जिन्हें जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवरात्रों के पहले दिन ही सभी ने स्वांग इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज ने और आंटी हैं हमारे घर की, उन्होंने खाया और पीछे से मिलावटी आटा आ रहा है। वो जो खरीद रहे हैं खा रहे हैं। व्रत है हिंदुओं का तो सारे अपना, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई यहाँ एडमिट है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है। अब मेरे बगल के परिवार के 3 बंदे पड़े हुए हैं। आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने सबकी एक हिस्ट्री है कि समा का आटा जो व्हाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया हुआ है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सभी के सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग कांप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूइड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है और कुछ पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। एक फैमिली के 3 मेंबर 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है हमारे पास। लगभग हमने 15-20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है। वहीं यमुनानगर में इस बार नवरात्रों पर मंदिरों में पहले से ही कहीं अधिक भीड़ दिख रही है। 2 साल के कोरोना काल के खत्म होने के बाद श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में आ रहे हैं। वहीं मंदिरों को इसके लिए विशेष रूप से
संवारा गया है। साथ ही जिले के कई मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जिले के यहाँ पर जंगला वाली माता के मंदिर में इस नवरात्रि मेले जैसा माहौल है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल में वो नवरात्रों पर मंदिर नहीं आ पाए, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का प्रभाव कम है, ऐसे में वो मंदिर आ रही हैं और माता के दर्शन कर रही हैं। जागरण सूख रखा था, इस करके माता रानी की कृपा से आज पहले नवरात्रि में हम अपना घर में जागरण कर रहे थे। सर 2 साल तो चलो वेट करनी सरकार के अनुसार हमें, ठीक है, लेकिन जैसे माता रानी जी की कृपा थी इस करके हमने जागरण घर में रखा है और हम चाहते हैं कि माता रानी हमारे पास कृपा करे और अपना आशीर्वाद दे। जैसे सबको पता ही है कि पेंडेमिक 2 ईयर से चल रही थी, कोरोना इतना टाइम उसने हमारा वेस्ट कर दिया। 2 साल बाद मंदिर के द्वार खुले हैं, माता जी ने दर्शन दिए हैं, गुफा में गए हैं। नहीं तो मुझे याद है लास्ट ईयर भी यहाँ पर बिल्कुल बंद था, कुछ रौनक नहीं थी। अब वापस से रौनक आ गई है और हम सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस चीज को। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का यहाँ पर रेट 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपए 64 प्रति लीटर पहुंच गई है। और वहीं कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता झेल रही है और हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल देखा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं किस राज्य में क्या है वर्तमान दाम पेट्रोल और डीजल का। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। पिछले लगभग कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ते दामों से सिरसा में पेट्रोल 104 रुपए 91 पैसे तो डीजल 96 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर रोष प्रकट किया जा रहा है। रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता नजर आ रहा है, जिससे कि महंगाई बढ़ रही है। लगातार बढ़ रहे हैं जी, बस महंगाई की मार है। गरीब आदमी जो 10-15 हजार रुपए कमाता है वो अपना तेल भरवाएगा, बिजली का भरेगा या फिर खाना खाएगा। सब चीज में जो है बिल्कुल तोड़ के रख दिया है पब्लिक को। आवाज नहीं, मैं नहीं करना जवाब देता, वीडियो बना रहे थे तो नहीं करता। मेरे काम पे सेटिस्फाई हम अपने काम पे। वहीं फरीदाबाद में महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सीएनजी की बात करें तो 5 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वहीं नितिन सिंगला की अगुवाई में सभी युवाओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने मोटरसाइकिल को पैदल ले जाते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। तेल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम, आप देखिए किस तरीके से
इस मोदी सरकार ने, विनाशकारी सरकार ने 2 महीने तक 5 राज्यों के चुनाव में 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि उसका इन्हें रिजल्ट देना पड़ता है चुनावों में। और आज कौन सी ऐसी नीति थी जो 2 महीने के बाद लगातार डेली पैसे बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सरकार गरीबों को, मध्यवर्गीय परिवारों को लूटने की सरकार है। पलवल होटल के गांव सौंद में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर खड़ी फसल में आग लग गई। इस आग से कई दर्जन एकड़ फसल जलकर राख हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद ना ही तो कोई प्रशासन का अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पलवल की, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिससे कि किसान को काफी नुकसान बताया जा रहा है। पलवल होटल के गांव सौंद में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये खड़ी फसल राख में तब्दील हो गई। महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड स्थित व्यापारियों ने खोखे हटाए जाने पर सब्जी मंडी के प्रधान से मुलाकात की और शहर बंद करने का आह्वान किया, जिसके बाद मंडी प्रधान ने बताया कि व्यापार मंडल के कुछ सदस्यों ने पहले ही सीएम से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था। उसी को देखते हुए खोखा व्यापारियों को सब्जी मंडी बंद करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि मंडी व्यापारियों ने पहले भी बैठक की थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि 4 अप्रैल को मंडी को बंद किया जाएगा। हालांकि मंडी प्रधान के आश्वासन के बाद फिलहाल के लिए धरना स्थगित कर दिया गया है। जो हमारी दुकानें तोड़ी गई हैं सरकारी प्रशासनिक व सरकारी आदेशों के लिए, उससे अभी हम सभी यहाँ दुकानदार भाई इकट्ठे होकर के बैठे हैं। कल व्यापार मंडल की तरफ से आने वाले सोमवार को बंद रखा गया था, लेकिन किसी एक ट्रेड सब्जी मंडी ने उसमें थोड़ा सा विघ्न पैदा करके और वो बंद को विफल करने का कोशिश भी की गई है, या आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे साथ में नहीं है। हम सभी खोखा व्यापारी जितने भी हैं, सारे भाई मिलके हम सब्जी मंडी के प्रधान श्री सूरज सिंह जी दैया के पास गए थे और उन्होंने हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई इस बंद में जो कल बंद है, उस बंद में हम सब्जी मंडी आपके साथ नहीं है और आगे की कोई रूपरेखा होगी तो उसके बारे में हम बताएंगे, जिसका हमने व्यापार मंडल को सूचित कर दिया है। आगे इस कल के बंद को रखें नहीं रखें वो व्यापार मंडल पे आधारित है, वो खुद सोचेंगे अब आगे क्या करना है। हमने जो गए थे, हमें आश्वासन सही नहीं मिला, हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला इस चीज का। वहीं गोला चीका में अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान पद के चुनाव को लेकर हुई बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान बैठक शुरू होते ही शोर शराबा होने लगा। वहीं चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई थी कि इससे पहले ही एसोसिएशन के अगले प्रधान को लेकर चर्चा शुरू होने पर हंगामा हो गया। इस बीच इक्का दुक्का व्यापारी का नाम सामने आया, लेकिन बैठक में किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते 6 अप्रैल को चुनाव करवाने की घोषणा कर दी गई। वहीं जगदीश चंद्र गुप्त और यहां पर जौहरीमल गर्ग, स्वर्णजीत वोरा, करमचंद गर्ग, सोम प्रकाश जिंदल और इसी के साथ मांगेराम जिंदल को चुनाव कमेटी का सदस्य चुना गया। दरअसल अनाज मंडी एसोसिएशन के चुनाव को लेकर न केवल शहरवासियों की बल्कि राजनीतिक दलों की भी निगाहें रहती हैं। चीका मंडी में कोई प्रधान नहीं था साल से लगभग, तो जिससे मंडी काफ़ी नुकसान में जा रही थी। तो इसी पर पे मंडी इकट्ठी हुई थी, प्रधान बनाया जाए सर्वसम्मति से या इलेक्शन से। सर्वसम्मति किसी भी बने नहीं। उसके बाद सभी भाइयों ने खड़े होकर ये किया भी इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन से प्रधान जो नियुक्त होगा वो मंडी के इतने होगा, भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा, किसी अच्छे आदमी को बनाया जाएगा। इसीलिए इलेक्शन पे सहमति हुई, ना कि सरकार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।